वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस में अपलोड कर चुका हूं और अब बारी है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें किस तरह के असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और मैं कोशिश करता हूं बच्चों की साथ में हिंदी हिंदी को भी मैं लेकर चलूं, यानी हिंदी की टर्म्स भी मैं एसोसिएट करूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट है पहले सवाल में, पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर ए वोल्ट मीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल। जो विभव मापी है वो वोल्ट मीटर की तुलना में उसे अधिक तरजीह दी जाती है, यानी उसे अधिक अच्छा माना जाता है। किसके लिए? विद्युत वाहक बल के मापन के लिए, ईएमएफ नापने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट है, ए पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड, इसको अच्छा माना जाता है, इसको तरजीह दी जाती है या श्रेयस्कर माना जाता है, एज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल, क्योंकि ये सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। सही बात है। जब ये नाप रहा होता है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नाप पाता है, क्योंकि सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। तो दोनों स्टेटमेंट, वन एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू है, और स्टेटमेंट सेकेंड जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पहला स्टेटमेंट है, द वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सही है। अगर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का नहीं होगा तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी विभव मापी का तार एक समान लंबवत काट क्षेत्रफल का नहीं होगा, तो जो विभव प्रवणता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो वैरी कर जाएगी, बदल जाएगी। इट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। करेक्ट है बच्चों, क्योंकि अगर वही वैरी कर गया तो पोटेंशियोमीटर का जो सिद्धांत जिस पर आधारित है कि उसके प्रिंसिपल में ही हम लैंग्वेज यूज करते हैं, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वी कैन बैलेंस द अननोन ईएमएफ ऑन ए वायर resistance wire of potentiometer of uniform cross section, and the potential drop on this wire is directly proportional to its length। तो वो तभी होगा इसकी लंबाई के प्रोपोर्शनल जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर कुछ सवाल और अगर मैं जोड़ दूं अपनी तरफ से, है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ सवाल और जोड़ दूं। क्या फर्क पड़ेगा अगर पोटेंशियोमीटर वायर के तार की मोटाई हम डबल कर दें बैलेंसिंग लेंथ पर? क्या फर्क पड़ेगा अगर उसका डायमीटर हम डबल कर दें? व्हाट डू यू थिंक? तो यहाँ हम समझ रहे हैं बस यूनिफॉर्म होना चाहिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डायमीटर आप डबल कर दो, डायमीटर आप आधा कर दो, इस बात से बैलेंसिंग लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो लेंथ दी हुई है उस पर होने वाला ड्रॉप फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहला स्टेटमेंट, द हायर द रेंज द ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर। ओके, जितनी ज्यादा रेंज का अमीटर 5 एम्पियर नापने वाला है, उससे ज्यादा रेंज का वो 10 एम्पियर नापने वाला। तो अगर 10 एम्पियर नापने वाला है तो उसका रेजिस्टेंस 5 एम्पियर नापने वाले से ज्यादा होगा। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था बच्चों थ्योरी में, मैं शेयर कर देता हूँ क्या पढ़ा था। ये क्वेश्चन बनता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लिख कर देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ मिली अमीटर वो ज्यादा होता है रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर से। और अगर मैं माइक्रोमीटर को भी पिक्चर में ले आऊं तो रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रोमीटर वो इन दोनों से ज्यादा होता है। फिजिक्स क्या है इसके पीछे की? फिजिक्स ये है कि इसको माइक्रो एम्पियर में, यानी बहुत कम करंट नापनी है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसको मिली एम्पियर में, एम्पियर से तो कम, अमीटर से तो कम करंट नापनी है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और अगर इसकी मैथमेटिक्स में सामने लाऊं तो एस शंट रेजिस्टेंस होता है, आई जी इंटू कैपिटल जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हायर द रेंज द ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस, ये अपने आप में हायर द रेंज ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से आप देख रहे हैं ये रेंज हायर है पर इसका रेजिस्टेंस कम है, यानी उल्टा, उल्टी बात होगी, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन अमीटर, अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, एडिशनल शंट इज नीडेड टू बी यूज्ड अक्रॉस इट।
ठीक है, लगा सकते हैं हम। मिलीमीटर से माइक्रोमीटर नहीं बना सकते, रेंज कम नहीं कर सकते, रेंज बढ़ा सकते हैं, तो रेंज बढ़ा सकते हैं। तो आंसर इज डी। स्टेटमेंट डी का मतलब इफ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर फॉल्स। अच्छा, यहाँ ई ऑप्शन भी है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ओके, क्या सेकंड ट्रू है? टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन अमीटर additional shunt is needed to be used across it. Why not? मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्रिटिकली एनालाइज दिस। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसकी रेंज n टाइम्स करना चाहता हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी एक अमीटर है, इसकी रेंज में n टाइम्स करना चाहता हूँ, जैसे मैंने थ्योरी में रिसेंटली डिस्कस भी किया था, कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो n टाइम्स करना चाहता हूँ, अभी ये बन चुका है, ये अभी बन चुका है, बन चुका है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसे बना? ये गैल्वेनोमीटर था और इसके साथ हमने पैरेलल में शंट जोड़ा और ये कन्वर्ट हो गया अमीटर में, जिसकी रेंज है आई एम्पियर। मैं उसकी रेंज n टाइम्स आई करना चाहता हूँ, तो अभी जो इसका रेजिस्टेंस है उसको मैं बोलूंगा जी एस अपॉन जी प्लस एस, और उसको मैंने जी डैश से दिखाया। नई रेंज जो हमें चाहिए वो है 0 टू एन आई एम्पियर, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो अभी इसके लिए है, पहले क्या थी? आई जी थी, अभी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इसके लिए है आई जी डैश, सपोज इट इज आई जी डैश। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूँ, नया शंट रेजिस्टेंस कितना जोड़ना पड़ेगा रेंज बढ़ाने के लिए, तो एस डैश इक्वल टू आई जी डैश इंटू जी डैश अपॉन आई डैश माइनस आई जी डैश। तो ये आई एम्पियर करंट अभी नाप सकता है, आई एम्पियर करंट फ्लो कराने पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है, इसका मतलब आई जी डैश की जो वैल्यू है वो आई है। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ बच्चों, मैंने इसमें वैल्यू रखी आई जी डैश की जगह आई, जी डैश को मैं जी डैश छोड़ देता हूँ, मुझे पता है वो जी एस अपॉन जी प्लस एस है, डिवाइड बाय आई डैश की जगह मैं लिखूंगा एन टाइम्स आई, क्योंकि रेंज चेंज हो गई है, दिस इज आई डैश, नई रेंज, माइनस आई जी डैश की जगह आई, सो व्हाट आई विल गेट, आई ऊपर नीचे कट गया, विल गेट जी डैश अपॉन एन माइनस वन। इट मीन्स अगर मैं शंट जोड़ता हूँ एस डैश, तो मैं रेंज को एन टाइम्स कर सकता हूँ, जहाँ पे जी डैश कितना है? जी डैश है जी एस अपॉन जी प्लस एस इंटू वन अपॉन एन माइनस वन। तो अब बात आ रही है रेंज बढ़ाने की। तो अगर मैं इसमें शंट जोड़ता हूँ, मान लो रेंज मुझे दुगनी करनी है, दुगनी टू टाइम्स, तो क्या करूंगा मैं? टू टाइम्स करनी है, तो यहाँ टू का फैक्टर एन की जगह टू आ गया, टू माइनस वन इज वन। तो जी एस अपॉन जी प्लस एस, अगर इतना रेजिस्टेंस में और जोड़ दूंगा उसमें एज शंट एज डैश, इसके साथ पैरेलल में यहाँ पर और जोड़ दूंगा, तो बात बन जाएगी, द रेंज विल इंक्रीज, रेंज विल बिकम डबल। तो स्टेटमेंट सेकंड, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन अमीटर एडिशनल शंट, एक्स्ट्रा शंट, शंट वही होता है जिसे पैरेलल में लगाते हैं, इज नीडेड टू बी यूज्ड अक्रॉस इट, इज क्वाइट करेक्ट। तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होगा ई। सो करेक्शन इज नीडेड हियर। बाकी आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहें तो नंबर मेरा है 9414489614, यू कैन डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट 1, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर शुड बी इनफाइनाइट। ठीक है, सही बात है, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। स्टेटमेंट 2, lower resistance of voltmeters gives a reading lower than the actual potential difference across the terminal. Lower resistance of voltmeter, अगर voltmeter का resistance कम है, gives the reading lower than the actual potential difference, जो actual potential difference से कम reading देगा across the terminals। सही, पोटेंशियल डिफरेंस कम नापता है वोल्टमीटर, क्योंकि करंट फ्लो करा देता है कुछ अपने अंदर से, तो एक्चुअल वैल्यू से कम नापता है। तो जितना कम होगा रेजिस्टेंस, उतनी ज्यादा करंट उसमें से फ्लो हो जाएगी, उतनी ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी, तो उतना ही ज्यादा कम नापेगा। प्रैक्टिकल फैक्ट है बच्चों। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज
करेक्ट रीजन फॉर दिस इनफाइनाइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। Voltmeter always gives EMF of a cell if it is connected across the terminals of a cell। डायरेक्ट जोड़ दिया तो क्या बताएगा, EMF बताएगा। स्टेटमेंट 2, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज गिवन बाय V इक्वल टू E माइनस आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चों, ये सही है, V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। पर कब, जब सेल से करंट लिया जाता है तब। तो अगर मैं पैरेलल में इसको डिस्कस करूं, छोटा कर लेते हैं, ओके। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज गिव्स ईएमएफ। पहली बात तो वोल्ट मीटर अगर वो आइडियल है ना, आइडियल वोल्ट मीटर मान के चल रहे हैं, तो ऑलवेज गिव्स ईएमएफ ऑफ ए सेल इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। डायरेक्ट जोड़ दिया आपने तो ईएमएफ बताएगा, क्योंकि हम आइडियल वोल्ट मीटर मान के चल रहे हैं। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज गिवन बाय टर्मिनल पोटेंशियल, सेल है, ये इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और अगर मैंने इनको जोड़ा है वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर ईएमएफ बता रहा है इसका हमको, तो वो तो ईएमएफ होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज गिवन बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल ओपन सर्किट में है, ओपन सर्किट में नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, E इक्वल टू V प्लस आई आर, जैसे कि यहां से पता चल रहा है। पर अगर V हमें निकालना है तो सेल को क्लोज सर्किट में लाएंगे, और वो V होगा E प्लस आई आर, E माइनस आई आर। तो आई थिंक स्टेटमेंट 1 तो सही है। वोल्टेज वोल्ट मीटर ऑलवेज गिव्स, ओके, ऑलवेज ऑलवेज मैंने टर्मिनल्स के बीच तो जोड़ा, पर मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो रेजिस्टेंस जोड़ा तो ये वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज बताएगा, ईएमएफ नहीं बताएगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। और स्टेटमेंट 2 की बात करें, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज गिवन बाय, वो तो ई भी हो सकता है, ईएमएफ के बराबर भी हो सकता है, और वी के बराबर भी हो सकता है। बच्चों क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, तो ठीक है, इन्होंने जो जिस सोच के साथ क्वेश्चन बनाया है, बोल रहे हैं आंसर डी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर फॉल्स। ठीक है, विल गो विद दैट, पर ये बहुत अच्छा सवाल नहीं। नेक्स्ट है द ईएमएफ ऑफ, सारा कुछ ईएमएफ वोल्ट मीटर और अमीटर, मतलब पोटेंशियोमीटर, इन पर ही दे दिया है सब कुछ। ओके, द ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल, ड्राइवर सेल किसको कहते हैं, जो प्राइमरी सर्किट में लगा होता है, इन द पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, सेल टू बी डिटरमाइंड का मतलब जिसका ईएमएफ अननोन है, हम ऐसा मान सकते हैं। स्टेटमेंट 2, जो यहाँ दिख रहा है बच्चों ने, दिख रहा है कि ये एडिटेबल नहीं है, मींस ये स्कैन किया हुआ है, ये दिख भी रहा है स्कैन किया हुआ है, किसी किताब का स्कैन किया हुआ है। द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर should not be less than the EMF of the cell to be determined. Fall of potential across the potentiometer wire should not be less than the EMF of the cell to be determined. सही है, नहीं तो नाप नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही है जैसे अगर एक आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है, और वो स्प्रिंग बैलेंस की जो रेंज है वो 10 kg वेट है, आप 12 किलोग्राम वेट वाली कोई ऑब्जेक्ट 12 किलोग्राम वेट वाला उससे एक बार में नहीं तोल सकते, स्प्रिंग तो पूरी खिंच जाएगी। तो इट शुड बी लेस देन 10 kg, जो उसकी रेंज है। तो जितना उस वायर पे ड्रॉप हो रहा है उससे कम होना चाहिए, और वायर पे ड्रॉप जो है वो डिपेंड कर रहा है ईएमएफ पर। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इन ए मीटर ब्रिज, चलो मीटर ब्रिज का नाम आया, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, हाई रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, उससे सेंसिटिविटी कम हो जाती है। सिर्फ तब जोड़ते हैं जब शुरू में रीडिंग लेते हैं, जब फाइनल रीडिंग हम निकाल रहे होते हैं तो ये हाई रेजिस्टेंस हम हटा देते हैं। इट इज जस्ट टू सेव द गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम बर्निंग। गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाने के लिए हम ये उच्च प्रतिरोध उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिसे अंतिम पाठ्यांक लेते वक्त हम हटा देते हैं। तो ये जो ऑलवेज वर्ड है वो मुझे हजम नहीं हो रहा है। ओके, सेकंड, एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस करंट थ्रू द सर्किट इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट जो है वो बढ़ेगी। करंट तो घटेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट थ्रू द सर्किट विल डिक्रीज। तो आंसर इन्होंने सी दिया है, यानी स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। वन इज ट्रू मैं मानने को तैयार हूं अगर इस ऑलवेज शब्द को हटा दिया जाए। ठीक है, तो और अगर हम इस ऑलवेज को इस तरह से देख रहे हैं कि सीरीज में जोड़ा जाता है, हमेशा सीरीज में ही जोड़ा जाता है, देन इट इज ओके। अब समझने समझने का फेर है बच्चों, परसेप्शन। और आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा? जस्ट यू नीड प्रैक्टिस। इस तरह के क्वेश्चंस जब आप कर रहे हैं तो अब आपको पता चल रहा है कि किस वर्ड का मीनिंग कैसे लेना है, आपको परसीव कैसे करना है। तो आंसर देखने के बाद ही पता चल रहा है। अदरवाइज मैं तो इसको आंसर क्या बना देता? ऑलवेज वर्ड को अगर मैं इस सेंस में लेता, समझना बात को, ऑलवेज वर्ड को मैं इस सेंस में लेता कि हमेशा ही जोड़ते हैं, हमेशा ही जोड़ते हैं, वो तो बात गलत है, हमेशा नहीं जोड़ते हैं। जब फाइनल रीडिंग लेते तब हटा देते हैं उसको, नहीं तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। और अगर हम इसको ऐसे लेते हैं कि हमेशा सीरीज में ही जोड़ते हैं, हमेशा सीरीज में ही जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं, देन इट इज क्वाइट ओके, तब ये सही हो जाता है। तो परसेप्शन मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द वायर्स सप्लाइंग करंट टू एन इलेक्ट्रिक हीटर आर नॉट हीटेड एप्रिशिएबली। ये आया था बच्चों, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, पर एआर की फॉर्म में नहीं आया था, अभी इन्होंने एआर बना। तो हम देखते भी हैं, जो आप अभी रूम हीटर हम यूज कर रहे हैं, रूम हीटर तो गर्म होता है या हीटर तो गर्म होता है, पर उसका वायर गर्म नहीं होता। सही बात है। रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स इज वेरी स्मॉल एंड एच इज प्रोपोर्शनल टू आर। सही है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसीलिए गर्म नहीं होता क्योंकि उनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, वो कॉपर के वायर है, जबकि हीटर का वायर जो है वो एलॉय नाइक्रोम का बना है, नाइक्रोम का बना है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है, इसलिए वो गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, if the current of a lamp increases by 20%, the percentage increase in the illumination of the lamp is 40%। अच्छा, करंट को अगर 20% से बढ़ाएंगे तो इल्यूमिनेशन 40% से बढ़ जाएगा। चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से 44% बढ़ना चाहिए, अभी चेक करते हैं। सेकंड, illumination of the lamp is directly proportional to square of the current through the lamp। ये बात तो सही है। illumination of the lamp, illumination is not dependent on although heat generated in the lamp is directly proportional to square of the current। और खाली करंट का स्क्वायर ही नहीं है वहां पे, एच है तो आई स्क्वायर आर टी, तीनों फैक्टर आ रहे हैं, तीन फैक्टर है वहां पर। तो सी क्या कर सकते हैं हम इसमें? हमने फॉर्मूला लिखा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और अगर मैं कहता हूं कि जो इल्यूमिनेशन है वो हीट पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा हीट डेवलप होगी उतना ज्यादा इल्यूमिनेशन होगा, अगर डिपेंड कर रहा होता। अब यहाँ दो फैक्टर आ गए, अगर इस बाल की खाल निकालें हम, वैसे तो हम मान सकते हैं सीधे सीधे हीट एंड लाइट, तो हीट प्रोड्यूस हो रही, और अगर हम बाल की खाल निकालें तो कुछ इल्यूमिनेशन इंफ्रारेड रीजन में भी तो जाएगा, इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड हमें दिखाई नहीं देगा, जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं उनसे रेडिएशन निकलते हैं, इंफ्रारेड एनर्जी रेडिएट होती है इंफ्रारेड रीजन। तो ये जो इंफ्रारेड में जा रहा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्योर हीट, जो कि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम कह सकते हैं स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। और स्टेटमेंट वन जो है 20% से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, एक तो हम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इल्यूमिनेशन यहाँ पे दिया है बजाय हीट के, तो हम बोल सकते हैं कि ये गलत हो गया। और दूसरा, अगर मैं मान भी लूं कि हीट जो है वो इल्यूमिनेशन के बराबर है, तो मैं 20% से करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब नई करंट कितनी हुई, आई डैश इज आई प्लस 20%, परसेंट का मतलब प्रति 100 ऑफ ओल्ड करंट।
यानी इसको मैं लिखूंगा 1.2 टाइम्स आई, तो एच डैश जो होगा बच्चों वो होगा 1.2 टाइम्स आई का स्क्वायर, और बाकी आर और टी सेम है, मैं सीधे स्टेप खा जाता हूँ, रेशियो लेता हूँ, तो नीचे आई का स्क्वायर। सो हाउ हाउ मच वी गेट एच डैश इक्वल टू 1.2 का स्क्वायर इज 1.44 टाइम्स एच, और मैं इसको ब्रेक करूंगा तो एच प्लस 0.44 टाइम्स एच, दैट इज एच प्लस 44% ऑफ एच। यानी इंक्रीमेंट 40% नहीं है, 44% है, और 4% नेग्लिजिबल नहीं है कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया, दैट्स व्हाई इट बिकम्स रॉन्ग। ओके, तो आंसर इज डी। ठीक है, दैट इज फाइन। क्वेश्चन नंबर 10, हीटर वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस देन कनेक्टिंग वायर्स एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटेलिक पॉइंट नहीं मेल्टिंग पॉइंट, ये मिसप्रिंट है, शुड बी करेक्टेड, मेल्टिंग। ठीक है, समझ में आ। तो मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होना चाहिए। स्टेटमेंट 2, इफ रेजिस्टेंस इज हाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लेस। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। क्या कहते हो, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो नेचुरल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी, ऑब्वियसली। और कनेक्टिंग वायर से ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट आना चाहिए। अब बी आंसर बताया, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, पर आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, so there is no link. 11th, in the circuit in the figure 7.46 both cells are ideal and of fixed EMF। ठीक है, E1 E2 are ideal। आइडियल का मतलब होता है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, एंड ऑफ फिक्स्ड ईएमएफ, उनका ईएमएफ फिक्स है, रेजिस्टेंस R1 has fixed resistance and the resistance R2 can be varied, उसको बदल सकते हैं। R2 is always non-zero, ये non-zero हमेशा। Then the electric power delivered to resistor of the resistance R1 is independent of the value of resistance R2। अच्छा, जो पावर इसको डिलीवर होगी वो इसकी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूं तो इसमें करंट ही नहीं होगी, इसको सर्टेन पावर डिलीवर होगी, इसको मैं अगर इसकी कुछ वैल्यू है तो इसमें कुछ करंट जा रही है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, तो क्या वो चेंज नहीं होगी? जस्ट थिंक अबाउट। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, वो क्या कह रहा है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस is unchanged the power delivered to the resistor remains constant। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहता है तो पावर डिलीवर्ड टू द रेजिस्टर रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसको मिलने वाली पावर कांस्टेंट रहेगी, इक्वल टू द वी आई। इसका मतलब इसमें करंट सेम रहे तो ऐसा होगा। तो सेल आइडियल है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। तो अगर मैं करंट कैलकुलेट करके निकालता हूं, अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूं, मैंने लिखा कि E1 और E2, जो कि E1 इज नॉट इक्वल टू E2 होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन, आइडियल है, फिक्स्ड ईएमएफ है, पर अलग अलग ईएमएफ है। ठीक है, अलग अलग ईएमएफ। सो नेट जो है, अगर मैं मान लेता हूँ E1 E2 से बड़ा है, E1 इज ग्रेटर देन, तो मैं लिखूंगा यहाँ जो करंट फ्लो होगी वो होगी E1 माइनस टू अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ लेंगे E1 और E2 का। वैसे फॉर्मूला क्या होता था, इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता था बच्चों
अगर पैरेलल में लगे हुए मानते हैं हम, तो पैरेलल में तो ये है नहीं, इक्विवेलेंट ईएमएफ पैरेलल वाले फॉर्मूले से तो निकाल नहीं सकते। सो जस्ट थिंक अबाउट, और भी जो टीचर्स इन्वॉल्व हैं, इसका जो भी बेटर सॉल्यूशन आपको मिल रहा है वो मेरे साथ शेयर करें। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आंसर ए कैसे हुआ, कि कैसे इसमें कांस्टेंट रहने वाला है। तो मैं अभी इसको होल्ड पर डालता हूँ, वापस बाद में डिस्कस करेंगे इसको। अगर ये इसकी वर्थ इतनी हुई, वर्दी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस ऑल द करंट कमिंग टू आवर हाउस रिटर्न्स टू पावर हाउस, as current travels in a closed loop there is no need to pay the electricity। ठीक है, वापस चले गए न्यूट्रल से, जितनी लाइव वायर से आई, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की क्या जरूरत है। द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड फॉर द पावर यूज, नॉट फॉर द करंट यूज। ओके, इज द स्टेटमेंट वन एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स। एक्चुअल में करंट को क्लोज पाथ चाहिए, पर अगर हमारा घर बीच में नहीं आता तो जो करंट फ्लो होती है, यानी हमारे घर का रेजिस्टेंस, हमारे घर के अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस बीच में नहीं आता, तो करंट ज्यादा फ्लो होती है उन वायर्स के थ्रू, यानी हमारे घर के रेजिस्टेंस ने उस करंट को रोका है। चाहे वो जितनी भी करंट आई है, पर उस करंट को रोका है, करंट के रास्ते को बाधित किया है। दैट्स व्हाई वी हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इज फॉर पावर यूज्ड। ये गलत है। हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं, जो एनर्जी किसमें कंज्यूम हो रही है, करंट को फ्लो कराने में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, हम उस एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिसको हम किलोवाट आवर यानी यूनिट में नापते हैं। इसकी यूनिट है किलोवाट आवर, एंड 1 किलोवाट आवर इज 1.6 × 10⁻⁹ जूल। गलत बोल दिया, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो हम वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए बिल पे करते हैं। तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर। Next है क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ a battery is drawn parallel to a battery in electrical। गलत बात है, सीरीज में मानते हैं उसको। सेकंड है, हीट जनरेटेड इन a battery is due to internal resistance। ठीक है, सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ बहुत बहुत फॉल्स दिया है, हीट जनरेटेड इन a battery is due to internal resistance। इसको क्रिटिसाइज करें, अगर बैटरी में जो हीट जनरेट हो रही, हीट जनरेटेड इनसाइड ए बैटरी, बैटरी क्यों गर्म हो रही है, इज ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपोज कर रहा है उसमें करंट फ्लो को, तो उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। तो उस हिसाब से स्टेटमेंट टू करेक्ट बनता है। वन फॉल्स है बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू, तो इसका आंसर भी ई होना चाहिए। इसका आंसर ई होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बैटरी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट, और उसी की वजह से हीट, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। अच्छा, इसको क्रिटिसाइज करते हैं, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या बैटरी गर्म होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो बैटरी ज्यादा गर्म हो जाती है, कम है तो ज्यादा गर्म हो जाती है। और इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो तो, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हीट जनरेटेड इन बैटरी इज ड्यू टू करंट फ्लो थ्रू द बैटरी, जो करंट है उसकी वजह से। पर हीट क्यों जनरेट हो गया, सुपर कंडक्टर होता है तो सॉरी, सुपर कंडक्टर में कोई हीट जनरेट नहीं होती। तो यहाँ एक तो कम वाली सिचुएशन है, एक जीरो वाली सिचुएशन है, तो कंफ्लिक्ट इज देयर। कंफ्लिक्ट क्या है कि बैटरी में जो हीट जनरेट हो रही है बैटरी के अंदर, वो है जितनी करंट फ्लो हो रही है उसका स्क्वायर इंटर रेजिस्टेंस टाइम टी। टी इज द टाइम। अगर इंटर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो हीट जनरेटेड जीरो हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो इंटर रेजिस्टेंस की वजह से ही है जो हीट जनरेट हो रही है। हालांकि इंटर रेजिस्टेंस अगर बहुत कम है, यानी मैं इस साइड पे जाऊं कि इंटर रेजिस्टेंस अगर हम डिक्रीज करते हैं बैटरी का, तो जो हीट जनरेटेड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ रिवर्स रिलेशन है, और उसका कारण ये है कि करंट बढ़ जाती है।
इसी बैटरी को लेकर अगर मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है, शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, अच्छा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये सही है, मतलब ये आंसर रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट सही है बच्चों। हीट जनरेटेड इन ए बैटरी ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज क्वाइट करेक्ट, ये परफेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 सही है, मेरे हिसाब से सही है। तो करेक्शन लगेगा। आपको कुछ डिस्कस करना हो तो आप मुझसे डिस्कस जरूर करें, मैं क्लेरिफिकेशन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट 1, possibility of an electric bulb fusing is higher at the time of switching on and off. ऑन ज्यादा सही है, ऑफ करते वक्त कम होती है पॉसिबिलिटी, और हाँ, फिलामेंट जब हिलता है तो उसकी वजह से होती है। इंडक्टिव इफेक्ट्स प्रोड्यूस ए सर्ज एट द टाइम ऑफ स्विच ऑन एंड ऑफ, ठीक है। रीजन यहाँ दे दिया, क्योंकि फिलामेंट अगर आपने गौर किया हो तो कॉइल की फॉर्म में होता है, कॉइल होती है छोटी कॉइल, वायर को कॉइल की फॉर्म में लपेटा होता है, तो फिलामेंट जब कॉइल की फॉर्म में तो इंडक्टिव इफेक्ट, एक बैक करंट, बैक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, और उसी की वजह से बल्ब के फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आंसर है इज करेक्ट। 15th, 200 watt bulb glows with more brightness than 100 watt bulb, ठीक है। 100 watt bulb has more resistance than 200 watt bulb, ठीक है, करेक्ट। क्योंकि R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी या P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। 16th क्वेश्चन, फ्यूज वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, हाँ मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई ऑब्वियसली, हाँ। फ्यूज इज यूज फॉर स्मॉल करंट फ्लो ओनली, नो, लार्ज करंट फ्लो के लिए भी यूज करते हैं फ्यूज, बस मोटा फ्यूज लगा देते हैं हम। तो सी का मतलब है स्टेट 1 तो ट्रू है पर 2 फॉल्स है, ओके, करेक्ट है। 17 पे चलते हैं, तो 17, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 50 and 100 watt are given. When connected in series, 50 watt bulb glows more, but when connected in parallel, 100 watt bulb glows more. सही है, सीरीज में लोअर वाटेज वाला ज्यादा रोशनी देता है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा आई स्क्वायर आर टी, उसमें ज्यादा हीट डेवलप होगी। In series combination, power is directly proportional to resistance of the circuit, I square RT. But in parallel combination, V square upon R into T, power is inversely proportional. सही बात है, करेक्ट। अगर मैं आपको फॉर्मूले लिखकर बताऊं तो बच्चों ये रहे फॉर्मूले। सीरीज में हम यूज करते हैं हीट डेवलप के लिए, करंट सेम रहने की वजह से आई स्क्वायर आर टी, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए हम यूज करते हैं वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, दैट्स व्हाई डिफरेंस इज देयर। नेक्स्ट, टू बल्ब्स ऑफ सेम वाटेज, जैसे मान लो दोनों 100 वाट के हैं, वन हैविंग ए कार्बन फिलामेंट एंड अदर हैविंग ए मेटेलिक फिलामेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। यहाँ ये दिमाग में बिठा लीजिए, कार्बन सेमीकंडक्टर मान के चल रहे हैं। मेटेलिक बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली देन कार्बन फिलामेंट बल्ब, कार्बन इज ए सेमीकंडक्टर। एक्चुअल में कार्बन होता तो इंसुलेटर है, तो कार्बन फिलामेंट देखने को तो नहीं मिला कहीं पर, कार्बन इंसुलेटर की तरह ट्रीट करते हैं, पर कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, ये चैप्टर नंबर 14 में आप सॉल्ट एग्जांपल देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, जस्ट लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो संयोजकता 4 होने की वजह से कार्बन को हम अर्धचालक मानते हैं। तो वाटेज सेम है, मतलब कार्बन का फिलामेंट काम कर रहा है। तो आंसर डी दिया है यहाँ पे, डी का मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स। अब वाटेज सेम है तो दोनों को सेम ब्राइटनेस के साथ जलना चाहिए, नहीं तो वाटेज सेम होने का मतलब क्या हुआ। तो दोनों को जोड़ा भी सीरीज में है, तो सेम ब्राइटनेस के साथ जलना चाहिए, और कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है। अ, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना मुझे नहीं लगती, कंफ्यूजिंग है, क्वाइट कंफ्यूजिंग। बाकी ठीक है, कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया, और स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया, क्योंकि पावर जब वाटेज दोनों की सेम है तो दोनों को इक्वली ब्राइट होना चाहिए, चाहे फिलामेंट कार्बन का हो चाहे मेटेलिक हो। नेक्स्ट 19,
An electric bulb is first connected to a DC source and then to an AC source having the same brightness in both the cases. अभी AC आपने पढ़ लिया है तो ये बच्चों क्वेश्चन DC का नहीं है, ये AC का क्वेश्चन है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है, अभी अल्टरनेटिंग करंट से है। तो इस चैप्टर में गलती से आ गया, ठीक है, मैं ये कहूंगा इट शुड नॉट बी हियर। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू चैप्टर AC। डिस्कस हम कर लेते हैं। स्टेटमेंट वन दिया, द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर एन AC सोर्स इज रूट 2 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। रूट मीन स्क्वायर की रूट 2 टाइम्स होती है, इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा है। स्टेटमेंट वन फॉल्स है। AC सोर्स DC सोर्स में सेम ब्राइटनेस तब हो सकती है जब DC की वैल्यू AC के RMS वैल्यू के बराबर हो। स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ठीक है, दोनों में कोई लिंक नहीं है, बोथ आर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स। 20th क्वेश्चन, करंट इज पास थ्रू ए मेटालिक वायर हीटिंग इट रेड, जब तक कि रेड आउट नहीं हो जाता, व्हेन कोल्ड वाटर, बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है तो AR बना दिया है। ठंडा पानी डाला हमने, पोर्ड ऑन हाफ ऑफ इट्स पोर्शन, बहुत पहले आया करता था, 10 साल 12 साल 15 साल से पहले आया। देन रेस्ट ऑफ द हाफ पोर्शन बिकम्स हॉटर, सही है, बचा हुआ आधा और गर्म हो जाएगा, करेक्ट। Resistance decrease due to decrease in temperature and so current through wire increases, correct। समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ बच्चों। देखिए क्या हो रहा है, फुल स्क्रीन चल, देखो बच्चों, तार ठंडा था, ये वायर, अब इसमें हमने करंट पास की, जैसे ही करंट पास की तब तक पास की जब तक ये रेड हॉट नहीं हो गया, ये रेड हॉट हो गया। अब क्या किया, आधे हिस्से पर पानी डाला तो छन आवाज आएगी और ये ठंडा होएगा। और रेजिस्टेंस हम जानते हैं इस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसका, वायर का, कनेक्टिंग वायर का या कंडक्टिंग वायर। तो टेम्परेचर कम किया, ठंडा किया हमने, रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस जब कम हुआ तो इस सीरीज में पूरा का पूरा पूरे वायर का रेजिस्टेंस कम हुआ, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट बढ़ जाएगी बच्चों, और करंट बढ़ जाएगी तो जो हीट डेवलप हो रही है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वो और बढ़ जाएगी, तो जो पहले से रेड हॉट था वो और ज्यादा तमा जाएगा, नहीं और ज्यादा गर्म हो जाएगा। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, 20 से ज्यादा सवाल हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। थ्रू द सेम करंट फ्लोज थ्रू द लाइन, ये मिसप्रिंट है बच्चों, शायद ये हो जाएगा एडिटेबल। दो, THOUGH, though the same current flows through the line wires and the filament of the bulb, but the heat produced in the filament is much higher than that in line wires। हीट प्रोड्यूस जो है फिलामेंट में ज्यादा होती है। और स्टेटमेंट टू, द फिलामेंट ऑफ बल्ब्स इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट और सही रीजन भी। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 22 में, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन द पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जो पावर रेटिंग है रेजिस्टेंस की नॉट इम्पॉर्टेंट, ये गलत बात है। रेजिस्टेंस अगर वो पावर नहीं सह पा रहा है तो जल जाएगा। जो कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस आते हैं, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है आपके कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस क्वार्टर वाट के लिए पतले आते हैं, हाफ वाट के लिए थोड़े मोटे आते हैं साइज में, यानी उनका फिजिकल साइज बड़ा होता है। 1 वाट वाले होते हैं उनका फिजिकल, 1 किलोवाट वाले मतलब 1 वाट वाले उनका फिजिकल साइज और बड़ा होता है, तो मैटर करता है। प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम इवन एट हाई टेम्परेचर, नो, दोनों ही गलत है, तो डी इज करेक्ट। 23, Lagrange cell is used when a constant supply of electric current is not required। ठीक है, इंटरमिटेंट सप्लाई के लिए यूज करते हैं हम Lagrange cell को। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, द EMF of Lagrange cell falls if it is used continuously। सही है, लगातार यूज करेंगे तो EMF गिर जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, एक डिफेक्ट होता है जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में,
पोलराइजेशन की वजह से ऐसा होगा, दोनों सही। 24 इन द गिवन सर्किट इफ लैम्प बी और सी फ्यूज, बी या सी में से कोई फ्यूज हो गया, देन द लाइट एमिटेड बाय लैम्प ए डिक्रीजेस। अगर इन दोनों में से कोई फ्यूज हो गया, कोई एक, दोनों फ्यूज हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, दोनों फ्यूज हो गए सर्किट बंद हो जाएगा, कोई नहीं चलेगा। कोई एक फ्यूज हो गया तो आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कम होता है। मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी आर है, तो आर बाई टू था अभी इसके साथ सीरीज में, एक फ्यूज हो गया तो रेजिस्टेंस आर आ जाएगा सीरीज में, तो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस, करेक्ट है। वोल्टेज ऑन ए डिक्रीजेस, वोल्टेज ऑन ए डिक्रीजेस, V इक्वल टू आई आर। इधर रेजिस्टेंस कम था, करंट तो सेम फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस कम था दोनों का पैरेलल में, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ड्रॉप बढ़ गया उस पे, करेक्ट, करंट सेम है, वोल्टेज ऑन ए डिक्रीजेस, दोनों स्टेटमेंट सही। 25th, अगर आपको कुछ डिफरेंट फील लगता है, कोई बात कंफ्लिक्ट करती है, मैं मेरे तो अपने अपने आप में मैं सॉल्व किए जा रहा हूँ, डिस्कस किए जा रहा हूँ कि अगर मैं सॉल्व करता तो कैसे सॉल्व करता, बट यू कैन डिस्कस इट विद मी ऑन व्हाट्सएप और डायरेक्टली ऑन फोन, अगर कुछ भी कंफ्यूजन आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेटमेंट 1, if three identical bulbs are connected in series, ऐसे जुड़े हुए सीरीज में as shown in figure, then on closing the switches, switch close किया हमने, switches नहीं है, एक ही तो switch है, why switches, closing the switch, एक ही switch है भाई, bulb C short circuited, ठीक है, and hence illumination of A and B decreases, डिक्रीज क्यों होगा, बढ़ जाएगा, गलत हो गया स्टेटमेंट। वोल्टेज ऑन ए एंड बी डिक्रीजेस, डिक्रीज क्यों होगा, सी हट गया तो बढ़ जाएगा, तो आंसर डी रॉन्ग। 26, heat is generated continuously is an electric in an electric heater but its temperature becomes constant after some time। हाँ, ये छोटे बच्चों ने पूछा था मेरे से, छोटे बच्चों ने पूछा था जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टूडेंट, जल क्यों नहीं जाता हीटर, लगातार जल रहा है, तो बच्चों स्टेडी स्टेट आ जाती है, जिस रेट से हीट डेवलप हो रही है उसी रेट से हीट डिसिपेट होना शुरू हो जाती है। Statement 2, at the stage when heat production in the heater is equal to the heat dissipated to its surrounding, the temperature of the heater becomes constant, सही है, तब तक बढ़ेगा। 27, electric appliances with a metallic body, example heaters, presses, etc., have 3-pin connections, जरूरी है, अर्थ, नहीं तो हमें शॉक लग सकता है, whereas an electric bulb has 2-pin connection, क्योंकि इसकी बॉडी मेटेलिक नहीं है, and glass is insulator, 3-pin connections reduce the heating of connecting cables, गलत, statement 2 is wrong। Statement 1, it is because ये true है, one true है और second wrong है, तो C। 28th क्वेश्चन, डोमेस्टिक यानी घरेलू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, विद्युत युक्ति उपकरण, वर्किंग ऑन ए 3-pin विल कंटिन्यू वर्किंग इवन इफ द टॉप पिन इज रिमूव्ड, सही बात, काम तो करेगा, वो तो अर्थ है, वो तो सेफ्टी के लिए हमारे। स्टेटमेंट 2, द थर्ड पिन इज यूज्ड ओनली एज अ सेफ्टी डिवाइस, सही है, करेक्ट। 29th क्वेश्चन, यानी 19 सवाल हो गए, 29 सवाल हो गए बच्चों, अच्छी प्रैक्टिस हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी में। द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मेक्स सेपरेशन ऑफ आयंस इजियर इन एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, डाइल्यूशन जो है आसान बनाता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वाटर का रेजिस्टेंस 10 किलो ओम के ऑर्डर का होता है, अब इलेक्ट्रोलाइट का कितना है ये उस पर डिपेंड करेगा, तो कहना मुश्किल है। बी आंसर दिया है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है, हम पैरेलल में मान सकते हैं उसको, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है और वाटर मॉलिक्यूल कम कर देते हैं, ओके, क्योंकि कंडक्शन इजी हो जाता है, आयंस का फ्लो इजी हो जाता है वाटर मिक्स करने पर, तो 1 और 2 दोनों सही हैं आंसर के हिसाब से, पर 2 का 1 के एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना नहीं। तो बच्चों आई थिंक यू एंजॉयड द एक्सरसाइज, मुझे तो मजा आया, तो
फिर मिलते हैं, टिल देन हैप्पी लर्निंग।